बन गया, मान लो कि हमारा प्रोडक्ट प्लाज्मा में था, प्लाज्मा में भी बैक्टीरिया रहेगा, तो इसके अलावा बैक्टीरिया और भी तो चीजें हैं, उनको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट प्रोसेस कहा जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। अब अगला है हमारा, मान लो कि आपके सेल में एनिमल सेल है, तो एनिमल को क्या लगाते हैं? इंजेक्शन। अब ये किसको लगाते हैं इंजेक्शन? एनिमल सेल को, सेल कैसे छोटी माइक्रो, तो एनिमल सेल के लिए कोश को इंजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं माइक्रो इंजेक्शन जीन से। इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि इंजीनियर क्या करते हैं? इंजीनियर एक चीज को तोड़ के दूसरी चीज बना देते हैं, दूसरी से तीसरी, तो मतलब वो क्या कर रहे हैं? हर चीज का फेवर कर रहे हैं, और फेवर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है? मैनिपुलेशन। तो जब हम जीन के लेवल पर मैनिपुलेशन करते हैं उसे कहा जाता है जीएस। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएमएस स्टडी विद ईज। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ये जो वीडियो है हेल्पफुल है उन सभी बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, क्या बेसिक स्टेप्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, और क्या क्या टेक्निक्स हम इस बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला है बायो, इसका मतलब होता है लिविंग, एंड सेकंड है टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है यूज ऑफ टेक्निक्स। इट मीन्स जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेक्निक्स का यूज करते हैं उसे कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है साइंस की वो ब्रांच है जो साइंस के हर एस्पेक्ट को कवर करती है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हम फिजिक्स का भी यूज देखते हैं, मैथमेटिक्स भी यहाँ यूज किया जाता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी जो है बायोटेक्नोलॉजी इन सभी ब्रांचेस में डील करती है। अब जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक मेन इंटेंशन होता है या एम होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेक्निक्स को यूज करने के पीछे भी हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन इंटेंशन है। वो इंटेंशन ये है कि हमारे पास जो कोई भी प्रोडक्ट है हमें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करना है। तो ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसे पूरा करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं। अब ये क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल आप मान के चल सकते हैं कि मार्केट में हम दो तरह के टमाटर देखते हैं। एक टमाटर ऐसा है जिसका टेस्ट काफी अच्छा है, और एक टमाटर ऐसा है जिसकी लॉन्गिटिविटी हाई है, मतलब जो ज्यादा समय तक सर्वाइव सही रहता है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी में रहता है। तो अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा जो अच्छी क्वालिटी जिसकी लाइफ अच्छी है उस टमाटर का टेस्ट भी अच्छा हो जाए। तो ये पॉसिबल किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। मतलब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ह्यूमन में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी पर्टिकुलर करेक्टर के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम उस जीन को जो भी हमें चाहिए जिसके अंदर वो डिजायर्ड करेक्टर है उसको लेकर इंसर्ट कर देते हैं होस्ट के जीन के साथ, होस्ट के क्रोमोसोम्स के साथ में, जिसकी वजह से होस्ट में वो क्रोमोसोम आ जाते हैं जो हमें प्लांट में, जो ऑर्गेनिज्म में चाहिए होते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा जो अच्छी क्वालिटी का जो टमाटो था उसमें कुछ ना कुछ जीन्स होंगे और टेस्ट के लिए भी एक पर्टिकुलर जीन रेस्पॉन्सिबल है। तो हमने उस प्लांट में, उस टमाटो के प्लांट में से टेस्ट का जो जीन रेस्पॉन्सिबल था उसको आइसोलेट करके इंट्रोड्यूस किया दूसरे प्लांट में, और हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे उनमें हमें एक हाइब्रिड करेक्टर देखने को मिलेगा जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और क्वांटिटी भी अच्छी होगी, मतलब जिसमें टेस्ट भी अच्छा होगा और उसकी लॉन्गिटिविटी भी हाई होगी। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है इसको कार्ल इरकी ने दिया था। ये बायोटेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कोई साइंस की एक बहुत ही नई ब्रांच है। बायोटेक्नोलॉजी हमारे दो एस्पेक्ट्स में आप समझ सकते हैं। पहला है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की वो ब्रांच है जहां पे हम जीन के लेवल पे मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को या क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं बिना जीन के मैनिपुलेशन के। अब ये जैसे हमारे यहाँ कर्ड फॉर्मेशन है, तो कर्ड हम सभी जानते हैं कि दूध जो है उसकी क्वालिटी इंप्रूव की जाती है, मतलब मिल्क में जो आपका विटामिन बी12 नहीं है की कंसंट्रेशन लो होती है वो हमारी कर्ड में हाई हो जाती है। तो ये जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म की जाती है लैक्टोबैसिलस से। इसके अलावा फर्मेंटेशन है। अब फर्मेंटेशन में हमारा जो बैक्टीरिया, जो ईस्ट है, उसकी एक्टिविटी से हम एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे ब्रेड का फॉर्मेशन हुआ, अल्कोहल फॉर्मेशन है। इसके अलावा थर्ड है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम कॉमनली टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। तो ये टेक्निक उन कपल्स के लिए यूज की जाती है जो नॉर्मल कंडीशन में ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की हेल्प से हम जो है
फीमेल के ओवा के साथ में मेल गैमेट मतलब स्पर्म का आर्टिफिशियली फ्यूजन करवाते हैं। तो ये रही हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम करते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि डीएनए में कोई ना कोई जीन पहले से प्रेजेंट है, अब उस जीन को हमने अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया किसी भी डिजायर्ड जीन के साथ में। डिजायर्ड जीन, फॉरेन जीन, उन जीन्स को कहते हैं जो हमारे पर्टिकुलर करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन हाइट, तो ह्यूमन हाइट किसी एक पर्टिकुलर जीन से कंट्रोल हो रही होगी, तो इसके लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है, अगर मैं ये जीन किसी और में डालना चाहती हूँ, इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो इसे कहेंगे हम डिजायर्ड जीन। मतलब डिजायर्ड जीन उस जीन का नाम है जो एक पर्टिकुलर ट्रेट के एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब जो जो हमारा सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो हमारा पॉल वर्ग ने फॉर्म किया था। इसके बाद जो हमारी फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उस वो आपकी जो क्लोनिंग की गई थी वो हार्वर्ड बोयर एंड स्टैनले कोहेन ने परफॉर्म की थी 1972 में। इन्होंने क्या किया, एक हमारा बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। अब बैक्टीरिया में हम जानते हैं कि बैक्टीरिया में एक तो हमें प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड जो होता है बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। एक्स्ट्रा का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास लंच बॉक्स था, मुझे 2 रोटी खानी थी लेकिन उसके पास 3 थी, तो मैंने उसमें से एक रोटी अगर मैं किसी को दे भी दूं तो वो मेरे लिए एक्स्ट्रा थी, उसको अगर मैं निकाल के दे रही हूँ तो उससे मुझ पर कोई फर्क नहीं जा रहा है। तो ये बैक्टीरिया का वो क्रोमोसोम है जो बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा है। मतलब अगर इसको निकाल भी लिया जाए तो बैक्टीरिया पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं जाता। तो जो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम है इसमें से हमने आइसोलेट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो इसके प्लाज्मिड में था। उसको आइसोलेट करने के बाद हमने यहाँ पे होस्ट के लिए, होस्ट उस बैक्टीरिया को कहते हैं जिसमें हम डिजायर डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं या डिजायर जीन को हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो मोस्ट कॉमन होस्ट हम यूज करते हैं वो होता है इकोलाई। अच्छा, वेक्टर हम किसे कहते हैं? वेक्टर का मतलब होता है जो किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करे। जैसे अगर हमें यहाँ से कहीं जाना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी व्हीकल का यूज करेंगे। तो हमारे पास जो व्हीकल है उसने काम किया वेक्टर का। मतलब वेक्टर किसी भी डिजायर्ड चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करता है। तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन वेक्टर है वो है इकोलाई। इकोलाई की फुल फॉर्म होती है एशेरिया कोलाई। अब ये जो वेक्टर है इसमें जो पर्टिकुलर वेक्टर है उसे कहा जाता है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का मतलब होता है, प्लाज्मिड हमारा, इसको हम ट्रिपल सी से याद कर सकते हैं। ट्रिपल सी मतलब कोवेलेंटली बॉन्डेड है, क्लोज्ड है एंड सर्कुलर है। तो प्लाज्मिड हमारा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फैक्टर है जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, क्लोज होता है और सर्कुलर होता है। और इसको अगर होस्ट सेल से आइसोलेट भी कर दिया जाए तो होस्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं जाता। फिर हमने क्या किया, जो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से हमने रेसिस्टेंस के लिए जो जीन आइसोलेट किया उसको हमने इंसर्ट किया प्लाज्मिड के अंदर। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये प्लाज्मिड है और यहाँ पे ये पर्टिकुलर जीन है जो रेस्पॉन्सिबल था एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के लिए। अब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि कोविड आया था, तो कोविड आया था तो उस टाइम पे क्या था कि कुछ ऑर्गेनिज्म तो सरवाइव कर गए, कुछ की डेथ हो गई। अब जिसने भी सरवाइव किया, क्यों किया? रेसिस्टेंस का मतलब है बचाव करना, कि वो उस पर्टिकुलर डिजीज से बच गए। तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि हमारे पास या किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास, बैक्टीरिया के पास, मान लीजिए कि बैक्टीरिया के पास, तो बैक्टीरिया के पास पर्टिकुलर कुछ जीन्स होते हैं जिससे वो अपनी रेजिस्टेंस कर पाते हैं, अपने आप को बचा पाते हैं एंटीबायोटिक से। तो उस जीन के आइसोलेट कर कर हमने क्या किया, प्लाज्मिड में उसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद हमने जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको इंसर्ट किया होस्ट के अंदर, जो होस्ट था हमारा इकोलाई। अब इकोलाई ने क्लोनिंग की। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते हैं क्लोनिंग, आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जाना था कि जो क्लोन होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं अपने पेरेंट्स के। मतलब जैसे आपका मान लीजिए कि ये सेल है, इसमें जीनोटाइप है ए और इसमें भी है ए, तो यहाँ से जब इस सेल ने डिवाइड किया होगा तो इसके जितने भी इंडिविजुअल या जितनी भी प्रोजेनी आपको मिलेंगी उनका जेनेटिक फ्रेमवर्क सेम होगा उनकी पेरेंट सेल के। तो इन सेल्स को कहा जाता है क्लोन।
अब कुछ बेसिक स्टेप्स देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सिंपली 3 बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहला है ढूंढो, मतलब आइडेंटिफिकेशन। अब क्या ढूंढोगे आप? आपको ढूंढना वो है जो चीज आपको चाहिए। मतलब मान लीजिए कि मुझे अगर किसी की क्वालिटी बढ़ानी है, अब क्वालिटी बढ़ाने के लिए मुझे उस पर चाहिए रेसिस्टेंस, तो मैं कौन सा जीन ढूंढूंगी? रेसिस्टेंस वाला। फिर क्या है? डालो, मतलब इंट्रोडक्शन। अब किस में डालेंगे हम? होस्ट में। तो सबसे पहला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड जीन। अब हमने ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद क्या करना है? डालो, मतलब किस में डालेंगे? होस्ट में। होस्ट के साथ में हमने इंट्रोडक्शन करवाया। अब इंट्रोडक्शन करवाने के बाद थर्ड है, हम उसकी करवाएंगे क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब होता है, अब नॉर्मली एक तो मेरे पास था ही पहले से, अगर मुझे एक ही चाहिए होता तो मैं उसी से काम चला सकते थे। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमारे पास जो पर्टिकुलर जीन है या जो करेक्टर है, हम उसको नंबर में बढ़ा सके। मोटिव यहाँ पे लिखा हुआ है इंप्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो यहाँ तक जो फर्स्ट 2 स्टेप है उनसे तो हमने क्वालिटी इंक्रीज की है, लेकिन अब बारी है क्वांटिटी इंक्रीज करने की। तो क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी करवाते हैं क्लोनिंग। मतलब एक बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, फिर उससे 2 बनेंगे, 2 से 4। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी रेप्लिकेट करके अपनी कॉपीज बनाता जाएगा। चलिए बच्चों, अब जानते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी के। प्रिंसिपल का मतलब है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है किस पर बेस्ड है, किस तरीके से ये काम करती है। तो बायोटेक्नोलॉजी के सिंपली 2 प्रिंसिपल हैं। क्वेश्चन बोर्ड में पूछ भी लेता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? देयर आर बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब होता है जीन्स के बारे में पढ़ना। तो मतलब यहाँ पे हम क्या है, ये किससे रिलेटेड है? जेनेटिक्स, जीन से। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि इंजीनियर क्या करते हैं? इंजीनियर एक चीज को तोड़ के दूसरी चीज बना देते हैं, दूसरी से तीसरी। तो मतलब वो क्या कर रहे हैं? हर चीज के साथ फेरबदल कर रहे हैं, और फेरबदल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है? मैनिपुलेशन। तो जब हम जीन के लेवल पे मैनिपुलेशन करते हैं, उसे कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉर्म करते हैं। मतलब डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करते हैं वेक्टर के अंदर, और उसको हम फॉर्म करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। अब बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, अभी हमने देखा था कि बैक्टीरिया में जब हमने प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेंट किया, तो उस बैक्टीरिया की हमें क्लोनिंग करानी पड़ती है। अब जब ये जो क्लोनिंग हम कराते हैं, इस क्लोनिंग के लिए हमें क्या चाहिए? कि मीडियम ऐसा हो कि बैक्टीरिया वहां अच्छे से ग्रो कर सके। अब मान लो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कोई अच्छा मीडियम चाहिए, उस मीडियम में कोई और ऑर्गेनिज्म भी आ गया, तो जो नरिशमेंट आपने बैक्टीरिया के लिए रखा था, वो ऑर्गेनिज्म उस नरिशमेंट को लेगा। तो अब हम क्या करें? हमें क्या करना है? जो भी, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपकी मम्मी ने आपके लिए खाना रखा, आपके लिए जो खाना था वो आके आपका भाई खा गया, या चॉकलेट रखी, चॉकलेट आपका भाई खा गया, तो आप क्या करेंगे? आप चॉकलेट को कहीं ऐसी जगह रखेंगे जहां तक उसकी पहुंच ही ना हो, जहां तक वो ढूंढ ना पाए। तो यहाँ पे ये काम करने की जो टेक्निक है उसे कहा जाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। मतलब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? ओनली जो हमारा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है उसके ग्रोथ के लिए कंडीशंस को फॉर्म करते हैं, और बाकी जो अनवांटेड ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिलिटी ऑफ कल्चर मीडियम। मतलब कल्चर मीडियम का मतलब होता है कि जहां पे आप आर्टिफिशियली ग्रो करवा रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या करना है? स्टेरिलिटी मेंटेन करनी है। स्टेरिलिटी का मतलब है कि जहां पे और कोई ग्रो ना कर पाए। अब देखते हैं स्टेप्स के बारे में कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या स्टेप यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन हमने अभी देखा कि डिजायर्ड जीन उसे कहते हैं जो हमारा एक डेफिनेट करेक्टर या जो करेक्टर हमें चाहिए उसको कंटेन कर रहा है। दूसरा है कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये बिल्कुल एक नया टर्म है कि रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोकना। हम कहते हैं ना कि हमारे ऊपर ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस मत लगाइए, तो रेस्ट्रिक्शन मतलब रोकना। अब एंजाइम, एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट।
जो किसी एक प्रोसेस को कर रहे हैं। तो मतलब जो रोकने की प्रोसेस या काटने की प्रोसेस करेंगे उसे कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। जैसे सीजर दो चीजों को काटती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी डीएनए मॉलिक्यूल को काटने का काम करता है। थर्ड है सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट से, फोरेसिस का मतलब है पोर्स। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डीएनए को पोर्स के थ्रू, जेल में पोर्स जो होते हैं उनके थ्रू पास आउट करवाते हैं ताकि वो अपनी मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाए। अगला है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय पीसीआर। मतलब एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि जैसे हमारी सेल में नॉर्मली डीएनए रेप्लिकेशन होता है जिससे डीएनए की कॉपीज बनती हैं, लेकिन जब ये काम, ये जो कॉपी बनाना है वो हम आर्टिफिशियली करवाएं, इन विट्रो कंडीशन में करवाएं, उसे कहा जाता है आपका एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय पीसीआर। पीसीआर मतलब पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। अब ट्रांसफर करते हैं उसको होस्ट के अंदर। अब होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया, होस्ट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा कि जीन जो हमारा प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा। अब प्रोडक्ट बन गया। अब मान लो कि हमारा प्रोडक्ट तो प्लाज्मिन में था, प्लाज्मिन में भी पर्टिकुलर जगह पे था, तो इसके अलावा बैक्टीरिया में और भी तो चीजें हैं, उनको भी तो हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है जिसे कहा जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब इस डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में दो प्रोसेस होती हैं। सबसे पहली होती है एक्सट्रैक्शन, मतलब निकालना। तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है। जैसे मान लो कि मैंने इंसुलिन बनाई तो मैं इंसुलिन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करूंगी। सेकेंड है प्यूरिफिकेशन। अब प्यूरिफिकेशन में इसमें जो इम्प्योरिटीज है उनको हटा के जो आपकी प्योर इंसुलिन है उसको फॉर्म करना। मतलब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें मिलता है। अब सब पॉइंट हमारा ये है कि हम जो है डिजायर्ड जीन उसको कैसे आइसोलेट करेंगे। इस आइसोलेशन के लिए हम एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। जैसे हमारे पास एक लिविंग सेल है। अब ये लिविंग सेल के तौर पे हम या तो बनाना ले सकते हैं, मतलब या तो हम केला ले सकते हैं, या हम कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। उसको लेने के बाद हम उसको अच्छे से क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद हम उसे एक बीकर में डालेंगे। बीकर में डालने से, अब बनाना हमारा एक प्लांट सेल है, तो प्लांट के पास क्या होता है, सेल वॉल होती है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सेल वॉल को रिमूव करना है। तो सबसे पहली जो प्रोसीजर है वो है रिमूव सेल वॉल। अब सेल वॉल, अगर प्लांट की सेल है तो उसके पास होता है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को रिमूव करने के लिए हम जिस एंजाइम का यूज करते हैं उसे कहा जाता है सेल्यूलेज एंजाइम। अगर सेल वॉल बैक्टीरिया की है तो हम यूज करते हैं लाइसोजाइम। हमारी जो सलाइवा है उसमें भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, इसीलिए बैक्टीरिया को वो किल कर सकती है। तो अब हम क्या यूज करेंगे, बैक्टीरियल सेल अगर है तो डिसॉल्व करने के लिए सेल वॉल को लाइसोजाइम। अगर हमारी सेल जो है फंगल सेल है तो फंगी की सेल वॉल काइटिन की बनी है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं काइटिनेज एंजाइम का। अब सेल वॉल के बाद जो सेकेंड आउटरमोस्ट लेयर है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब हमें रिमूव क्या करना है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी किसकी बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की। तो लिपिड को रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे प्रोटीएज एंजाइम का, और आपका प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे प्रोटीएज एंजाइम का, और लिपिड को रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे लाइपेज एंजाइम का। इसके बाद सेल में आरएनए भी प्रेजेंट होता है। उस आरएनए को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं राइबो न्यूक्लियस एंजाइम का। लेकिन याद रखना, हम कभी भी डीएनए एंजाइम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें डीएनए ही तो चाहिए। हमें क्या चाहिए, जीन कहाँ पे है हमारा, डीएनए पे। तो हमें कौन सा एंजाइम यूज नहीं करना है, डीएनए। अब हमने क्या किया, इसमें हमने ऐड की चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल ऐड करने से क्या होता है कि हमारा जो डीएनए है वो लेयर पे अपर साइड में जमा होने लगता है, जिसे कहा जाता है आपका प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। अब इस डीएनए को हम एक लूप की हेल्प से आइसोलेट कर लेते हैं, जिस प्रोसेस का नाम होता है स्पूलिंग। ये हमारा एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि स्पूलिंग किसे, व्हाट इज स्पूलिंग। तो स्पूलिंग क्या है कि जब हमारा जो प्रेसिपिटेट डीएनए है उसको रिमूव करने की प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग। अब जो हमारी सेकेंड स्टेप है वो है कटिंग ऑफ डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। ये करता क्या है, ये कट करता है डीएनए को एक डेफिनेट सीक्वेंस पे। जैसे मानिए कि आपका जो डीएनए है उस पर नाइट्रोजन बेस एक डेफिनेट सीक्वेंस पर लगे होते हैं।
तो ये क्या करता है, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को फॉलो करता है। ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है डीएनए का एक डेफिनेट सीक्वेंस होता है जो आपका आइडेंटिफाई किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। अब ये जो जैसे हमारा इकोलाई है तो ये क्या करता है, ये फॉलो करता है सीक्वेंस को जो है आपका ए टी टी सी। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, जस्ट अपोजिट, मतलब आप कहीं से भी पढ़िए, आगे से या पीछे से, ये सेम होगा। आपने 5' to 3' पढ़िए, सेम है, 3' to 5' पढ़िए, आपको सेम ही मतलब देखने को मिलेगा। तो इसे कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो हमारे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, और हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो एक डेफिनेट होता है, मतलब स्पेसिफिक होता है। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अब ये आते कहाँ से हैं, ये हमारे बैक्टीरिया से ही आइसोलेट किए जाते हैं। जैसे हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है उसी तरीके से बैक्टीरिया के पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स को मार देते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जब ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो ये बैक्टीरिया के डीएनए को कुछ नहीं करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, आपने अपने घर में सिक्योरिटी लगा रखी है। अब उस सिक्योरिटी को आपने एक पासवर्ड दे दिया, एक कोड वर्ड दे दिया कि अगर ये कोड वर्ड हो तो आप अंदर आने देना, अदरवाइज मत आने देना। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसका जो कोड वर्ड होता है वो बैक्टीरिया के पास ही होता है, बाकी किसी के पास नहीं है। अब मान लो कोई बाहर का चोर आया घर में, तो उसको पकड़ लिया, कोड वर्ड क्या है नहीं पता, तो उसको क्या करेंगे, पुलिस को दे देंगे। सेम चीज यहाँ पे होती है। जिस बैक्टीरिया के पास पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का सीक्वेंस है तो उसके पास क्या होता है, वो सीक्वेंस प्रेजेंट ही नहीं है। मान लीजिए उसके पास नहीं है तो क्या होगा, बैक्टीरिया खुद को तो मारेगा नहीं। जैसे ही दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म आता है उसके पास कोड वर्ड नहीं था तो उसको मार दिया जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे होती है कि जो बैक्टीरिया जिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को फॉलो करता है वो सीक्वेंस उसके जीनोम में देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका, जैसे एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम नाम लेते हैं इको R1, जिसे हम कॉमनली यूज करते हैं। ये इको R1 ये आया कहाँ से है? ई का मतलब है जो जीनस होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो सेकंड 2 लेटर्स हैं वो इंडिकेट करते हैं स्पीसीज को, एंड द थर्ड लेटर जो होता है वो इंडिकेट करता है किस स्ट्रेन से लिया गया है, और जो लास्ट रोमन नंबर है वो इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर स्ट्रेन में कौन से नंबर का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो हमने आइडेंटिफाई किया। जैसे हम देखें ई कोलाई को, तो ई कोलाई जो है शीरिया से आया है, कोलाई इसके स्पीसीज है, और आर स्ट्रेन में डिस्कवर किया जाने वाला ये पहला आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था। ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब हमने जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो डीएनए को कट किया वो डीएनए किससे अलग अलग मॉलिक्यूलर बेसिस के मॉलिक्यूलर साइज का होगा। जैसे एक कोई फ्रेगमेंट हो सकता है छोटा हो, कोई फ्रेगमेंट बड़ा हो। तो अब हमें क्या करना है, अरेंज करना है उन डीएनए सेगमेंट्स को उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं उसे कहा जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है इसमें हम जो है जेल का यूज करते हैं। अब ये जो जेल है वो 2 तरह के जेल हम यहाँ यूज करते हैं। एक तो है एगरोज जेल जो हम यूज करते हैं डीएनए के लिए, ये जो है लार्जर आपके पोर्स फॉर्म करता है। दूसरा है पॉलीएक्रिलामाइड जेल जिसको यूज किया जाता है प्रोटीन के लिए। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, P फॉर प्रोटीन एंड P फॉर पॉलीएक्रिलामाइड। अब डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं उन्हें हमने नेगेटिव साइड में यहाँ पे पुट किया। अब हर चीज जो होती है वो अपनी डायरेक्शन अपनी अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करती है। तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो ये मूव कहाँ करेगा, पॉजिटिव चार्ज की साइड में। तो जैसे ही हम इस जेल में इन जो पोर्स हैं यहाँ पे हमने डीएनए को पोर किया, इसके बाद हमने इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया, तो ये डीएनए जो है वो अपनी मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग अरेंज होता चला जाएगा। अब ये अरेंजमेंट होगा कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि आपका जो रेस लगा रहे हैं हम लोग, रेस में क्या है, एक बहुत मोटा बच्चा है, एक पतला बच्चा है। तो हमने जब रेस लगाई तो मोटा बच्चा पीछे रह जाएगा और जो पतला होगा वो आगे। तो इसी तरीके से जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो रहेगा पीछे, और जिसका कम होगा वो मूव करेगा आगे की साइड। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम जो है डीएनए का सेपरेशन करते हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है आपका एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय पीसीआर।
अब एम्प्लीफिकेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? मान लीजिए कि हमें जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास डीएनए प्रॉपर अमाउंट में नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें डीएनए को एम्प्लीफाई करना पड़ेगा। मतलब डीएनए की कॉपीज जो है वो बढ़ानी पड़ेंगी। अब इस कॉपी नंबर को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं पीसीआर टेक्निक का। इस पीसीआर की जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पीसीआर डेवलप की थी कैरे मुलिस ने। यहाँ पे 3 बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहली जो स्टेप है वो है डीनेचुरेशन। डी मतलब डिसइंटीग्रेट होना, डिजनरेट होना। डीनेचुरेशन का मतलब है कि डीएनए के बीच में जो हमारे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, इनको ब्रेक डाउन करना। तो ये ब्रेक डाउन करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें जरूरत होती है हाई टेम्परेचर की। तो डीनेचुरेशन पे हम जो है टेम्परेचर को हाई करके डीएनए के दोनों स्ट्रेंड्स को अलग अलग कर देते हैं। इसके बाद सेकंड जो स्टेप है उसे कहा जाता है एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब है जुड़ना। अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ता है हमारा प्राइमर। यहाँ पे क्या जुड़ता है बच्चों? हमारा प्राइमर। ये जो प्राइमर है ऑलवेज जुड़ता है 3' टू 5' डायरेक्शन, 3' एंड पे। कहाँ पे जुड़ेगा? 3' एंड पे। और ये एक्सटेंड करता है 3' से 5' डायरेक्शन में। मतलब ये जो प्राइमर है ये एक्सटेंड करेगा इस डायरेक्शन में। तो जैसे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन भी हमारा 3' टू 5' डायरेक्शन में है। सेम उसी तरीके से हमारा जो प्राइमर है वो काम करता है। अब थर्ड स्टेप है वो है हमारी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ना। अब इस एक्सटेंशन के लिए हमें टेम्परेचर रेज करना है। कितना करना है? 72 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पे हमें क्या चाहिए? डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पे क्या जुड़ता है? न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे जुड़ते हैं और आगे की तरफ न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे और डीएनए के नए फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो ये जो हमारी इस तरीके से एक डीएनए से हमने 2 डीएनए का फॉर्मेशन कर लिया एक सिंगल पीसीआर साइकिल में। 2 साइकिल के बाद हमें 4 डीएनए मॉलिक्यूल मिलेंगे और 4 के बाद 3 के बाद 8। तो सिंपली आपका जो है यहाँ पर 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहली है डीनेचुरेशन, जिसके लिए टेम्परेचर हमें रेज करना है, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। फिर है एनिलिंग, जिसके लिए हम टेम्परेचर को स्लो डाउन करते हैं। थर्ड है एक्सटेंशन, जिसके लिए टेम्परेचर को हम अगेन थोड़ा सा रेज करते हैं। जैसा कि अभी हमने जाना था कि हमें वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है हमारा जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या जो भी डिजायर्ड जीन है उसके इंसर्शन के लिए। कि डिजायर्ड वेक्टर उसे कहा जाता है जिसमें हम अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट करते हैं। तो ये जो वेक्टर है 3 कैटेगरी हमारे पास होती है वेक्टर की। अगर हमारा मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के लिए हम जो वेक्टर के तौर पर यूज करते हैं वो है आपका PBr322। प्लांट के केस में जो कॉमन वेक्टर है वो है टीआई प्लाज्मिड। टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग। मतलब ऐसा प्लाज्मिड जो प्लांट में ट्यूमर को इंड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब ये जो प्लाज्मिड है हमारा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस, उससे आइसोलेट किया जाता है। और ये प्लाज्मिड जो होता है प्लांट्स में ट्यूमर इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एनिमल के केस में जो कॉमन वेक्टर हम यूज करते हैं वो है रेट्रोवायरस। अब ये रेट्रोवायरस जो है हमारा एक ऐसा वायरस होता है जो आरएनए से डीएनए बनाता है। नॉर्मली हमारा डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो रेट्रोवायरस है वो आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए का फॉर्मेशन करता है। एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो ये जो एचआईवी है वो भी हमारा रेट्रोवायरस ही है। तो इसकी जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी क्वालिटी होती है उसे रिमूव करने के बाद हम रेट्रोवायरस का यूज करते हैं। अब फॉर्मेशन कैसे करते हैं? मान लीजिए कि मेरे पास ये डिजायर जीन है और ये है हमारा वेक्टर जो डिपेंड करेगा कि किसमें हमें जीन इंसर्ट करना है। तो इनको जब हमने आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज करेंगे क्योंकि हम अलग अलग से करेंगे तो ज्वाइनिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर हमने इसको इंसर्ट किया और इसके बाद जो हमें मॉलिक्यूल मिला उसे हम कहते मॉलिक्यूल मिला उसमें क्या होगा, थोड़े से गैप होंगे। जैसे मान लो कि आपके पास एक पेज था, 2 पेज मेरे पास हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पेज मेरे पास है, इस पेज पे क्या हुआ, मैंने इसको टीयर किया। तो अब ये पेज और ये पेज ही आप आपस में जोड़ पाएंगे क्योंकि दोनों के जो कट होंगे वो सेम होंगे। अब इसको ऐसे तो जोड़ना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ग्लू की यूज करनी पड़ेगी।
अब जो वो ग्लू है वो डीएनए जो आपका जब हम मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करते हैं तो उसे कहा जाता है लाइगेज। मतलब लाइगेज क्या करता है, दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है। देखते हैं ट्रांसफर ऑफ आर डीएनए इनटू होस्ट। होस्ट किसे कहते हैं, जिस पर भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला जाता है। अब ये होस्ट क्या हो सकते हैं, हमारा बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं या एनिमल्स हो सकते हैं। अब जैसा हम जानते हैं कि बैक्टीरिया सबसे कॉमन टाइप का ऑर्गेनिज्म है और सबसे ये प्रोकैरियोटिक होता है। तो बैक्टीरिया में यूज किए जाने वाले मेथड्स भी थोड़े इजी है। जैसे बाइवेलेंट कैटायन, यहाँ पे कॉमनली हम यूज करते हैं कैल्शियम आयन का। सोनोपोरेशन, नाम क्या है, सोनो पोरेशन मतलब पोर्स, तो सोनो का मतलब हो गया साउंड, पोरेशन का मतलब पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस। तो जब आप साउंड के थ्रू यहाँ पे पोर्स क्रिएट करोगे उसे क्या कहा जाता है, सोनोपोरेशन। अब ये पोर्स जो क्रिएट होते हैं वो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। दूसरा है इलेक्ट्रोपोरेशन, जब आप इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करें उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोपोरेशन। अब मान के चलो कि आपकी जो सेल वो प्लांट सेल हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो हम यूज करेंगे जीन गन मेथड। जीन गन मेथड को हम बायोलिस्टिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हम यूज करते हैं गोल्ड का और टंगस्टन का। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर करने के किस मेथड में हम गोल्ड या टंगस्टन का यूज करते हैं, तो आंसर होगा बायोलिस्टिक गन मेथड। अब अगला है हमारा, अगर मान लो कि आपकी सेल जो है वो एनिमल सेल है, तो एनिमल्स को हम क्या लगाते हैं, इंजेक्शन। अब ये किसको लगा रहे हैं इंजेक्शन, एनिमल सेल को। तो सेल क्या होती है, छोटी, माइक्रो। तो एनिमल सेल के लिए होस्ट को इंजेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड का। अब जो लास्ट स्टेप है वो है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम क्या कर रहे हैं, इसको बायोसिंथेटिक पेस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं बायोरिएक्टर्स का। अब ये बायोरिएक्टर्स क्या करते हैं, बायोरिएक्टर्स करते हैं, जैसे मानिए कि आपकी जो ग्रोथ है वो कब अच्छी होगी, जब आपको सारी कंडीशंस आपके फेवर में मिले, आपको अच्छा खाना मिले, अच्छी जो एयर मिले, या सारी कंडीशन आपके फेवर में हो, तो आपकी ग्रोथ कैसी होगी, अच्छी होगी। इसी तरीके से ये जो बायोरिएक्टर है वो इस होस्ट को ग्रो करने के लिए एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इस होस्ट की ग्रोथ अच्छी हो सके। मतलब ये एक क्वांटिटी इंप्रूव करने का काम करते हैं, क्वांटिटी एनहेंस करने का काम करते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, क्वांटिटी एनहेंस होने के बाद हम जो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं वो होती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। किसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इस होस्ट सेल में से हम अपने डिजायर्ड जीन का आइसोलेशन करेंगे, क्योंकि वही डिजायर्ड जीन तो हमारे काम का है, उसके अलावा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे में और कोई पोर्शन हमारे काम का था ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो होस्ट है उसमें से हम आइसोलेट करेंगे किसका, प्लाज्मिड का। उस प्लाज्मिड में से हम किसका आइसोलेशन करेंगे, अपना जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट है। अब उसको आइसोलेट करने के बाद हम करेंगे प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मतलब हम उसको प्यूरिफाई करेंगे, जो भी अलग अलग वेस्टेज है उसको हटा देंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर हम करते हैं टेस्टिंग। अब टेस्टिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मान लीजिए कि आपने तो प्रोडक्ट ठीक बनाया था, लेकिन बैक्टीरिया में म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन मतलब उसके डीएनए में चेंज हो गया, तो आपने जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे वो तो बनेगा ही नहीं, कुछ और बनेगा। तो इस तरीके से हम जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉर्म करते हैं। तो चलिए अब समराइज करते हैं फिर से। तो सबसे पहली स्टेप हमने देखा कि प्रिंसिपल क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। हमने दो प्रिंसिपल देखे, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो थी वो हम इन स्टेप्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला क्या था, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन मतलब आपका जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है आप उसको कैसे आइसोलेट करेंगे। उसके बाद हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जाना। हमने ये जाना कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो करता क्या है, और हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही यूज करते हैं एक डिजायर्ड डीएनए और वेक्टर डीएनए को कट करने के लिए, ताकि जो कट हो वो सेम हो और हम उन्हें इजीली लाइगेट कर पाए। इसके बाद थर्ड स्टेप हमने देखी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, कभी कभी पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो आप वहां एक्सप्लेन कर सकते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय पीसीआर। पीसीआर के बारे में हमने जाना कि इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहते हैं।
PCR इज ऑल्सो नोन एज पीपल चॉइस रिएक्शन, क्योंकि ये लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कॉमन है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, कैसे हमने 2 जीन को ऐड करके एक नया डीएनए बनाया। नेक्स्ट था ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, इसके हमने कई सारे तरीके देखे। फॉरेन जीन प्रोडक्ट कैसे आपने ऑब्टेन किया, और द लास्ट वन इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।